नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहूं तो उनके बॉस नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के साथ ही फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। और उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनको करना क्या है, ये हम और आप सभी समझते हैं कि उन्हें एक नई भारतीय जनता पार्टी तैयार करनी है, उन्हें एक नई सरकार भी तैयार करनी है। यानी 45 वर्ष के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी को भी यंग बनाना है और मोदी सरकार समेत इस देश के जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां भी उनको एक युवा चेहरा देना है। यानी पार्टी को, पार्टी की सरकारों को जेन जी के साथ जोड़ना है। और जेन जी का स्थान कितना महत्वपूर्ण है ये हमने नेपाल में देखा, ये हमने बांग्लादेश में देखा, ये हमने श्रीलंका में देखा। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की एक बड़े पैमाने पर बनाई गई रणनीति का एक हिस्सा नितिन नवीन की ताजपोशी है। और यही वजह है भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले कभी भी किसी भी नेता ने किसी के लिए भी बॉस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजनीति यानी देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति में लाने वाले राजनाथ सिंह को उन्होंने कभी बॉस नहीं कहा, अमित शाह को उन्होंने कभी बॉस नहीं कहा, जेपी नड्डा को उन्होंने कभी बॉस नहीं कहा। यहां तक कि अपने वैचारिक प्रतिष्ठान यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत को भी उन्होंने कभी बॉस नहीं कहा। लेकिन ये बॉस का शब्द उन्होंने एक 45 वर्ष के नेता जो उनसे उम्र में 30 वर्ष छोटे हैं उन नितिन नवीन के लिए किया। क्यों किया ये मैं आपको बताऊंगा। क्या करवाना चाहते हैं वो नितिन नवीन से ये भी मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगा। और ये भी मैं इस स्टोरी में आपको बताऊंगा कि पहले दिन और दूसरे दिन नितिन नवीन ने क्या किया और आने वाले दिनों में अब किन किन नेताओं की राजनीति पारी का द एंड होने जा रहा है। यानी किन किन नेताओं की राजनीतिक पारी का समापन होने जा रहा है, पूर्ण विराम लगने जा रहा है। इन तमाम तथ्यों को, इन तमाम जानकारियों को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। के पहले दिन यानी 20 जनवरी को ही नितिन नवीन एक तरह से एक्शन मोड में आ गए और हमने देखा कि 20 जनवरी को नितिन नवीन ने केरल और तेलंगाना के प्रभारियों की घोषणा कर दी। यहां तक कि कर्नाटका में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए भी प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी। और राम माधव जैसे दिग्गज नेता को बेंगलुरु में स्थानीय निकायों यानी नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए प्रभारी बताकर अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए कि उनके लिए कोई वरिष्ठ नेता नहीं है, उनके लिए बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं। और अब बीजेपी के तमाम नेताओं को, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, चाहे वो राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या राज्यों के मंत्री हो या दिग्गज बड़े नेता हो, उन सबको अब पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी यूं कहूं कि संगठन के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो संगठन के हिसाब से चलेंगे वो पार्टी में बने रहेंगे, जो संगठन के हिसाब से नहीं चलेंगे वो धीरे धीरे किनारे लगा दिए जाएंगे। यानी बदलाव के इस मुहिम का हिस्सा अब तमाम नेताओं को बनना ही पड़ेगा, चाहे वो इसको चाहे या ना चाहे। अगर अपनी मंजूरी से, खुशी से बदलाव के इस हिस्से को स्वीकार करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ और मिल जाए, लेकिन अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर परमानेंटली यानी स्थायी रूप से उस पर विराम लगने जा रहा है। किन पर लगेगा इन चीजों की जानकारी देने से पहले जरा मैं बता दूं कि 20 जनवरी को नितिन नवीन ने क्या किया ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 21 जनवरी को यानी कल नितिन नवीन ने क्या किया ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल के दूसरे ही दिन नितिन नवीन ने तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की और तमाम प्रदेशों के अध्यक्षों को भी बुला लिया। वर्तमान अध्यक्षों को ही नहीं बल्कि पूर्व अध्यक्षों को भी बुला लिया और सबसे रिपोर्टिंग ली।
और इसी बात से बीजेपी नेताओं में घबराहट मची हुई है, क्योंकि पूर्व वर्तमान सबसे उन्होंने बात की। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों बाद जो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी है, जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, असम जहां लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, तमिलनाडु जहां बीजेपी डीएमके के खिलाफ अपने जनाधार को मजबूत करना चाहती है, पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी को हराना चाहती है, केरल जहां अपने जनाधार को मजबूत करना चाहती है, और पुडुचेरी की राजनीति तमिलनाडु से जुड़ी है, तो वहां भी अपने जनाधार को बढ़ाना चाहती है। यह नितिन नवीन की पहली परीक्षा है। नितिन नवीन इस बात को बखूबी समझते हैं कि जीत मिली तो उसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। भले ही प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचकर नितिन नवीन को इसका श्रेय देने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन इस देश की तमाम मीडिया, बीजेपी के तमाम नेता प्रधानमंत्री को इसका श्रेय देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हार हुई तो इसका ठीकरा सिर्फ और सिर्फ नितिन नवीन के माथे ही फोड़ा जाएगा। इसलिए अपने कार्यकाल के दूसरे दिन जब उन्होंने राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करी, तो इस बैठक में उन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब भी, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनावी अभियान की समीक्षा की और इन सभी राज्यों के प्रभारियों से उन्होंने रिपोर्ट ली। और यह रिपोर्ट लेने के बाद नितिन नवीन ने उस बैठक में ही दावा किया, ये सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार बनेगी, पुडुचेरी में भी गठबंधन की सरकार बनेगी, असम में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने जा रही है, और केरल में भी पार्टी पिछली बार के मुकाबले इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। और बाकी उन्होंने जो मनरेगा को लेकर जो कांग्रेस पार्टी अभियान शुरू करने वाली है, जिसका नाम बदलकर केंद्र की मोदी सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया, उसके फायदे को लेकर पूरे देश भर में एक मुहिम चलाने का आदेश और निर्देश तो दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बदलाव की ये बयार कहां से बनना शुरू होगी, सबसे पहला तो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड। भाजपा संविधान के मुताबिक फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड है, और इसमें अब 65 वर्ष से ऊपर के नेताओं के लिए कई तरह की समस्या खड़ी हो रही है। मोदी सरकार के मुखिया है, इसलिए 75 वर्ष की उम्र क्रॉस करने के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में बने रहेंगे। अमित शाह जो है वो अभी बीजेपी की राजनीति के लिहाज से अभी थोड़े से युवा है और सरकार संगठन दोनों चलाते हैं, तो वो भी बने रहेंगे। जेपी नड्डा ताजे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटे हैं, तो इतनी जल्दी उनको संसदीय बोर्ड से तो नहीं हटाया जाएगा। हालांकि 2022 में वो नितिन गडकरी को हटा के उस परंपरा को तोड़ चुके हैं कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के संसदीय बोर्ड के हिस्सा रहेंगे। लेकिन जो भी जिनकी आयु बड़ी हो गई है, जिसमें राजनाथ सिंह आते हैं, जिसमें सत्यनारायण जटिया आते हैं, जिसमें इकबाल सिंह लालपुरा आते हैं, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा आते हैं, इन समेत तमाम वो नेता जो 65 की उम्र और खासतौर से 70 वर्ष की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, उनको दोबारा से संसदीय बोर्ड में जगह नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मोर्चों के प्रभारी, इसमें जितने भी लोग, जितने भी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह बुजुर्ग नेताओं की कैटेगरी में आ गए हैं, उन सबको एक तरह से अब मेन स्ट्रीम यानी संगठन की राजनीति से भी अलग थलग किया जाएगा। यानी वसुंधरा राजे की राजनीति का एक तरह से पूर्ण विराम समझिए। राजनाथ सिंह संगठन से बाहर हो जाएंगे, संसदीय बोर्ड से बाहर हो जाएंगे। हालांकि वो सरकार में अभी कुछ वर्ष तक बने रहेंगे, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सिर्फ कुछ वर्ष। तो संगठन में बदलाव होगा, बहुत जल्द संगठन में बदलाव होगा, और कई नेताओं की छुट्टी, खासतौर से 65 से ऊपर के नेताओं की छुट्टी होगी। और मोदी सरकार में भी यह माना जा रहा है कि बजट सत्र के बाद एक फेरबदल होगा, और इस फेरबदल में कई नेताओं की कुर्सी जा सकती है। अब इन नेताओं के बारे में उम्र का तकाजा कह लीजिए या इनकी उपयोगिता कह लीजिए, पहला जो क्राइटेरिया होगा वो उपयोगिता होगी कि वो अब सरकार और संगठन के लिए काम के लायक रहे हैं या नहीं रहे, वो पार्टी को फायदा पहुंचाने की स्थिति में है या नहीं। और दूसरा जो मानक रखा जाएगा वो उम्र रखा जाएगा, यानी सिर्फ उम्र के लिहाज से घर नहीं बिठाया जाएगा, बल्कि उम्र और पार्टी के लिए आपकी उपयोगिता, इन दोनों का मूल्यांकन किया जाएगा। और इसमें निश्चित तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मैं कुछ मंत्रियों के नाम दे रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मोदी साहब के करीबी मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके
खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर। बाकी अगर आप नीचे आ जाएंगे तो धर्मेंद्र प्रधान, और नीचे अगर आ जाएंगे तो कई अन्य नेता हैं जिनके बारे में, जैसे गिरिराज सिंह, अश्वनी वैष्णव के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनको एक अलग तरह की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनके अलावा हरदीप सिंह पुरी, इनका हटना एक तरह से तय माना जा रहा है। मनसुख मंडाविया, अभी इन पर खतरे की तलवार, लेकिन 50-50 का मामला यहां पर बन रहा है। लेकिन कई राज्य मंत्री जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं उनकी भी उस फेरबदल में छुट्टी होगी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले भी और राज्य मंत्री, इनकी भी छुट्टी होगी। तो ये कुल मिलाकर एक बदलाव का खाका एक तरह से तैयार कर लिया गया है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन से होगी, संसदीय बोर्ड, चुनाव समिति, राष्ट्रीय पदाधिकारी, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी, और फिर जो है वो जो बदलाव की जो बयार है, जो बदलाव की जो हवा है, वो मोदी कैबिनेट तक भी पहुंचेगी और मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल होगा। हालांकि जो तमाम नेताओं को रिटायर करने की बात है वो 2 चरणों में होगा। एक फेरबदल तो अभी किया जाएगा और एक फेरबदल जो है वो आप मान के चल लीजिए कि 2027 के एंड में या 2028 के शुरुआत में, या ज्यादातर मैं मान के चल रहा हूं, या जो हमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले या राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो है वो किया जाएगा। 2027 में एक फेरबदल वो होगा। और इसी बीच राज्यों में भी, जिन जिन राज्यों में मुख्यमंत्री जो है वो 60 या 65 वर्ष की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, वहां भी बदलाव की हवा बहेगी। तो कई राज्यों में बदलाव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको लगेगा कि क्या यह अचानक हो जाएगा? बिल्कुल अचानक नहीं होगा। इन तमाम नेताओं को सम्मानजनक अलग हो जाने का पूरा मौका दिया जाएगा और जो पार्टी के बदलाव की इस रणनीति के तहत उनकी बात मानेंगे, पार्टी आलाकमान और पार्टी संगठन की बात मानेंगे, उन्हें सम्मान के साथ विदा होने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन जो पार्टी की रणनीति या संगठन की रणनीति के हिसाब से नहीं चलेंगे, उनके बारे में पार्टी कठोर फैसला कर सकती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन ही बता दिया है कि नितिन नवीन मेरे बॉस है। अगर इन्होंने किसी को कहा कि हट जाना है तो हट जाना भैया, मेरे पास फिर इनकी शिकायत लेके मत आना कि अध्यक्ष जी तो मुझे हटने को कह रहे हैं और मैं तो अभी भी फिट हूं, अभी भी राजनीतिक रूप से फिट हूं, मैं संगठन में रह सकता हूं, मैं सरकार चला सकता हूं, सरकार में रह सकता हूं, या मुझे कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ साफ नितिन नवीन को अपना बॉस बताकर यह कह दिया कि मेरे पास अब इनकी शिकायत लेके मत आना। और इन्होंने जो कह दिया, समझिए वो फाइनल है। लेकिन ये कितना ये आसान होगा? क्या वाकई तमाम नेता एक तरह से सरेंडर कर देंगे? इसका जवाब है हां। भारतीय जनता पार्टी में अब तक किसी भी नेता ने, मैं फिर से दोहरा देता हूं, बड़े और दिग्गज नेताओं की बात करूं तो किसी भी नेता ने बदलाव की मुहिम में विरोध नहीं किया। लाल कृष्ण आडवाणी गोवा की कार्यकारिणी के बाद उन्होंने बीजेपी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया था। जब नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुना गया था, अगले दिन ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली में बैठकर वो गोवा गए भी नहीं थे। लेकिन जब उनको पार्टी ने मना लिया, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको मना लिया, तो वह ऐसे मान गए कि फिर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और उसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुन लिया गया। लेकिन उस समय लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा नहीं दिया, टिकट काटा गया, बड़े आराम से उसको स्वीकार कर वो घर पर बैठ गए। मुरली मनोहर जोशी की पहले सीट बदली गई, वाराणसी से कानपुर भेजा गया। थोड़े से वो हिचके, अड़ने की कोशिश की, लेकिन अंततः वो मान गए। फिर कानपुर से लड़े और अगली बार तो उनको घर बिठा दिया गया, उसको भी उन्होंने मान लिया। इसके अलावा जितने नेता, आप कलराज मिश्रा का जिक्र कलराज मिश्रा की बात करूं, संतोष गंगवार की बात करूं, या खुद वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करूं, वो क्षेत्र में तो दौरे कर रही हैं, कार्यकर्ताओं की तो बात कर रही हैं, राज्य सरकार पर तो सवाल उठा रही हैं, लेकिन बीजेपी आला कमान के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत उन्होंने भी नहीं दिखाई। क्योंकि वो जानती हैं कि संगठन ऊपर है, संगठन सबसे मजबूत है और बीजेपी के आला कमान के फैसले को नकारने का मतलब बगावत है। और उसके बाद बीजेपी के पास या बीजेपी में आपके लिए कुछ नहीं बचता। तो तमाम नेता मजबूरी में ही सही, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बदलाव की इस प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा। और यह प्रक्रिया लगभग आप मानकर चल लीजिए कि पूरा अगले 3 साल, यानी जो पहला कार्यकाल है नितिन नवीन का, नितिन नवीन के 3 साल का पहला कार्यकाल ये पूरा का पूरा बदलाव करने में गुजर जाएगा। उनके पहले कार्यकाल में
20 से ज्यादा राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि भले ही उनका कार्यकाल 2026 में जनवरी में शुरू हुआ, इस नाते उनका कार्यकाल 19 जनवरी 2029 को खत्म हो जाता है, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए ही 2029 का लोकसभा चुनाव होगा और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए ही भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड यह तय करेगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो। इसको लेकर बहुत ज्यादा अभी आप कयास मत लगाइएगा, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बदलना है और उन्हीं की अध्यक्षता वाली संसदीय बोर्ड भी यह तय करेगा कि 2027 में राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा। एनडीए का जो उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आगे होगा, क्योंकि अभी ज्यादा समय तो बीता नहीं है, लेकिन ये भी उन्हीं की अध्यक्षता में तय होगा। तो ये बदलाव की हवा एक तरह से शुरू हो गई है और नितिन नवीन बिल्कुल अमित शाह वाले स्टाइल में अब प्रवास करते हुए नजर आएंगे। यानी अमित शाह से पहले प्रवास वाला जो सिस्टम था आमतौर पर खत्म हो गया था। उनसे पहले के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो बहुत ज्यादा प्रवास नहीं करते थे। अमित शाह ने एक बार फिर से बहुत ज्यादा प्रवास करना एक तरह से शुरू कर दिया। जेपी नड्डा कोशिश तो करते थे, लेकिन कई बार उनकी तबीयत उनका साथ नहीं देती थी। लेकिन नितिन नवीन एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब प्रवास करते हुए नजर आएंगे। यानी महीने में 20 दिन आपको वो किसी न किसी राज्य में नजर आ सकते हैं, दिल्ली से बाहर नजर आ सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा प्रवास यानी भ्रमण यानी बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़े स्तर पर बदलाव, जिसकी शुरुआत एक तरह से हो गई है। प्रभारियों की नियुक्ति करके उन्होंने कर दिया, पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करके उन्होंने कर दिया, तमाम फीडबैक उन्होंने ले लिए और अब इस फीडबैक के आधार पर बदलाव करना वो बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा आप भी कमेंट करके बताइए, जितने नाम मैंने बताए उनके अलावा भी अगर कोई नेता के नाम आपके सामने आते हो कि भैया हाँ इनको रिटायर कर देंगे या इनको रिटायर हो जाना चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।